नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है। जबकि भारत में पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर बना रहता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के समान होता है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति से अलग होता है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं उसका निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित सभी इसमें भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इसकी निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति को विजय हेतु 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, केंद्र सरकार व राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। यह उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होगा, जो कि शपथ ग्रहण से होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण का उल्लेख संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। 14 दिन के नोटिस के बाद सदन पर इस पर चर्चा करेगा और चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु वह सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है, किंतु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, जो प्रभावी बहुमत है, से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है, जिसे लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 68। यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर निर्वाचन होना जरूरी है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के पद में यह जरूरी नहीं है, इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वे उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो भारत में जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे? वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये वो राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। 1969 में संसद ने इसके लिए प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि दोनों के पद रिक्त हो तो यदि उन और उसके साथ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 71। इसमें है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है या किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह कैसे दी है न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बाद आता है अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है। ये उपचुनाव के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। 6 माह के में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी उच्चतम योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होती है और महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होती है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है और महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देता है और महाधिवक्ता विधिक मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार के पक्ष में वकालत करता है। महान्यायवादी भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकता है किंतु केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता। महान्यायवादी इसके बाद महाधिवक्ता राज्य में स्थित किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकता है किंतु राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता। महान्यायवादी संसदीय संसाधनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन इस आधार पर वो मत नहीं दे सकता। और महान्यायवादी की सहायता हेतु सॉलिसिटर जनरल होता है। महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा की समितियों में भाग ले सकता है लेकिन इस आधार पर वो मत नहीं दे सकता और महाधिवक्ता की सहायता हेतु लोक अभियोजक होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद अनुच्छेद 77 आता है। इसमें है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा।
कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों में कार्य का आवंटन हेतु नियम बना सकता है। इसके तहत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चयों की सूचना उपलब्ध करवाए। राष्ट्रपति संघ के प्रशासनिक व विधायी कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है। यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया कि बिना परिषद में विचार किए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद में इस पर विचार हो। आज के वीडियो में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।